हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। आज हम लोग का टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट 3 है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। यदि आपको वीडियो यूजफुल लग रहा होगा फ्रेंड्स, इसे आपको कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यौगिक के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। तो यहाँ जो कथन गलत दिया है यह तीसरा नंबर है, यानी कि एक यौगिक अपने घटक तत्वों के भौतिक गुणों को बनाए रखता है। यह कथन गलत है। यौगिक के बारे में सही कथन है कि पहला ऑप्शन है, यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि पृथक्करण के भौतिक विधियों से एक यौगिक को उसके घटक तत्वों से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों पहला और दूसरा सही कथन है। तीसरा कथन जो है यह गलत कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किन कारकों से प्रभावित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2 प्लस तापमान और प्रकाश, इन तीनों कारणों से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण किसमें होता है। तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत मोटर में। विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है। तो विद्युत मोटर में विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली कंडक्टर में उपयोग किए जाने वाला धातु है। तो बिजली कंडक्टर में उपयोग किया जाने वाला धातु कौन सा है। तो वह है तांबा। तांबा का उपयोग बिजली कंडक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो कौन सा पौधा है जो बीजों के बजाय बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो वह पौधा है फर्न। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्र प्रसारक बल क्या प्रदान करता है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए केंद्र प्रसारण बल क्या प्रदान करता है। तो वह प्रसार करता है पृथ्वी के आकर्षण बल का। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात डैश होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो यह होता है 5:2। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन 5:2 के अनुपात में होता है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करने वाले जीवों को कहा जाता है स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है कि 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार द्वारा शुरू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो इसके बारे में कथन दिया गया है, कौन से कथन सही है बताना है। पहला कथन है कि इस बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि पर आनुवंशिक अधिकार इस शर्त पर दिए गए थे कि वे राज्य को राजस्व की निश्चित राशि भुगतान करेंगे। दूसरा कथन है कि अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में लागू किया गया। तीसरा कथन है कि इसे बाद में मद्रास के उत्तरी जिले उड़ीसा तक बढ़ा दिया गया। और चौथा कथन है कि थॉमस मुनरो अस्थायी बंदोबस्त के वस्तुकार थे। तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कथन सही है। चौथा ऑप्शन जो दिया है कि थॉमस मुनरो अस्थायी बंदोबस्त के वस्तुकार हैं, ये गलत कथन है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा। तो वह पील आयोग था। पील आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन से जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना था। तो कौन सा वह एक्ट था। तो राइट ऑप्शन होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वह ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्बर्ट विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इल्बर्ट विधेयक यानी कि इल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था उसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ सही कथन है पहला, यानी कि इसने प्रस्तावित किया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के अधिकाधिक मामलों में सुनवाई करेंगे। इल्बर्ट विधेयक का यह कथन था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय नागरिकों के अधिकाधिक मामलों में सुनवाई करेंगे। उससे पहले भारतीयों को यूरोपियों के मामले में सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन जो राइट है वह पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, यानी कि 1813 का चार्टर एक्ट, सार्वजनिक अनुदेशन हेतु सामान्य समिति 1823 और प्राच्यविद और शिक्षाविद विवाद, ये तीनों ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने के लिए उत्तरदायी कारण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत की सामाजिक नीतियों से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कथन है जो कि भारत की सामाजिक नीतियों से संबंधित नहीं है। तो वह है कि 1833 का चार्टर अधिनियम जारी किया गया था जिसके द्वारा भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपये राशि स्वीकृत की गई थी। यह बिल्कुल गलत कथन है। हाँ, 1 लाख रुपये राशि भारत के लिए स्वीकृत की गई थी क्योंकि भारत में उसे शिक्षा में सुधार करना था। उस 1 लाख रुपये से भारतीय शिक्षा का सुधार करना था उन्हें, न कि विदेशों की यानी कि यूरोपीय शिक्षा का सुधार करना था। इसलिए यह कथन गलत है।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संबंध में जो सही कथन है वह है कि ऑप्शन नंबर 3, चीन पर जापानी हमले की राष्ट्रवादियों ने निंदा की। त्रिपुरी कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन सही है कि चीन पर जापानी हमले की राष्ट्रवादियों ने निंदा की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के उदारवादी नेता की पद्धति डैश थी? तो कांग्रेस के उदारवादी नेता की पद्धति किस प्रकार की थी? तो वह निष्क्रिय और प्रतिरोध की पद्धति अपनाए थे। भारत के जो उदारवादी कांग्रेसी नेता थे वह निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण शुरू हुआ था 15 अप्रैल 2023 को। 15 अप्रैल 2023 को बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.80%। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो बिहार में चाय बागान की स्थापना पहली बार ठाकुरगंज में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति को विश्व के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो विश्व के फेफड़े के रूप में किस वनस्पति को जाना जाता है? तो वह इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अमेजन के जो जंगल होते हैं उन्हें विश्व के फेफड़ा कहा जाता है और सेल्वा के नाम से भी जाना जाता है अमेजन के जंगलों को। तो यहाँ कोई भी अमेजन के जंगल से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है रोहतास में। अगला क्वेश्चन है, ज्योति यारा जी को हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह हैं ज्योति यारा जी को हाल ही में खबरों में देखा गया था, तो वह किस क्षेत्र से हैं? तो ज्योति यारा जी जो हैं यह एथलीट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने बैलन डी और पुरस्कार 2023 जीता? कौन सा खिलाड़ी है जिसने बैलन डी और पुरस्कार 2023 का जीता? तो वह है लियोन मेसी। लियोन मेसी ने बैलन डी और पुरस्कार 2023 का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत दुर्गा भारत पुरस्कारों के विजेता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दुर्गा भारत पुरस्कार दिया गया था, उसमें कौन विजेता नहीं है पूछ रहा है, तो झूलन गोस्वामी नहीं है। तो पुरस्कार दिया किसे गया? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दुर्गा भारत पुरस्कार गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और चंद्रयान टीम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार को दूसरा बाघ अभ्यारण्य मिलेगा? तो दूसरा बाघ अभ्यारण्य जो मिलेगा वह कैमूर जिला को मिलेगा। और पहला बाघ अभ्यारण्य कौन है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया था? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरुआत किया था मध्य प्रदेश के राज्य ने। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें अधिकतर जो लाडली लगा होता है, लाडली बहना, लाडली माता, लाडली करके जो भी लगा होता है, तो वो मध्य प्रदेश से ही अधिकतर वो योजना चालू की गई होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने शुरू की? तो वह उड़ीसा राज्य ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, डैश की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय PSU है? तो फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है NTPC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्लॉडिया गोल्डविन को। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उपयुक्त में से अधिक होगा, यानी कि कुमारी गुड्डी, अनिल कुमार सिंह और द्विजेंद्र कुमार, इन तीनों को ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इतने ही जीके जीएस यानी कि जनरल स्टडीज के जो 40 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें इतने क्वेश्चन जीएस से थे और बाकी के जो क्वेश्चन थे वो मैथ से थे, तो इसलिए जीएस का क्वेश्चन हमने करा दिया। आप सभी को ये यूजफुल लगा होगा तो चैनल को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।